नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन जब बात होती है नई गाड़ियों, सवारियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। तो आज के टाइम्स ड्राइव शो में पहले बात करेंगे मर्सिडीज की लेटेस्ट लग्जरी सेडान ई क्लास की, और उसके बाद डिटेल्ड राइड रिपोर्ट हीरो की एक्स पल्स के प्रो वर्जन की। ई क्लास ही वो गाड़ी है जिसने आज से तकरीबन 25 साल पहले इंडिया में मर्सिडीज बेंज की नींव रखी थी, और आज से तकरीबन 25 साल बाद ही मर्सिडीज बेंज एक नई ई क्लास लेकर फाइनली इंडिया में आ गया है। इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या बदला है इस नई ई क्लास में, कितनी पहले से टेक्नोलॉजी इसमें ऐड हुई है, क्या फीचर्स हैं, एंड ऑल्सो किस तरह का परफॉर्मेंस इस नई मर्सिडीज बेंज ई क्लास का हमें देखने को मिल रहा है। बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस मर्सिडीज बेंज ई क्लास के रिव्यू की। और फ्रंट डिजाइन शुरुआत करें तो यहाँ पे आपको नया एकदम ग्रिल देखने को मिलेगा। क्रोम की सराउंडिंग्स हैं, प्रीमियम टच फ्रंट से ही इसके देखने को मिल जाता है। बड़ा सा मर्सिडीज का 3 स्टार लोगो, 360 डिग्री कैमरा वगैरह इसमें मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको हेडलैम्प्स वगैरह फुल एलईडी मिलते हैं। डीआरएल कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, एंड नीचे भी क्रोम के फिनिश वगैरह इसमें दिए गए हैं। साइड में आए तो यहाँ पर एक जो मेजर चेंज हुआ है वो है इसकी लंबाई को लेकर। इसका व्हील बेस जो है पहले से बढ़ गया है, यानी कि सेकेंड रो में बेटर स्पेस आपको पुरानी क्लास के मुकाबले इसमें देखने को मिलने वाला है। फिर व्हील्स का डिजाइन जो है अलॉय व्हील्स का, वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। चेंज यहाँ पे दिया गया है। साइज जो है इस टायर का 18 इंच 225 सेक्शन का साइज इसमें दिया गया है। एंड ओवरऑल कुछ इस तरह से इसका साइड प्रोफाइल लगता है। गाड़ी देखने में वाकई में लंबी लगती है। लॉन्ग व्हील बेस वाला वर्जन ये इस ई क्लास का है। यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती हैं, तो ये भी एक इसमें फीचर दिया गया है। इसके अलावा जो है क्रोम की एक्सेंट्स विंडो के आसपास, पियानो ब्लैक टच वगैरह देखने को मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ दी गई है, 2 भाग में डिवाइडेड है, लेकिन पीछे की तरफ आए तो यहाँ पर आपको टेल लैम्प का सेक्शन जो है वो भी डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। एंड स्पेशली जो एक हाईलाइट इसके टेल लैम्प की बात करूँ, यहाँ पे 3 स्टार पैटर्न में इसकी लाइट्स दी गई हैं, 2 यहाँ पे लाइट्स दी गई हैं, तो ये वाकई देखने में यूनिक जरूर लगती हैं, स्पेशली रात में जब ये लेट अप होती हैं। E200 की बैजिंग है, एंड इसके अलावा सेंटर में मर्सिडीज का लोगो। क्रोम के एक्सेंट्स आपको हेडलाइट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, एंड नीचे भी आपको क्रोम के एलिमेंट्स यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। रियर बम्पर के अंदर सेंसर्स वगैरह ऑफ कोर्स थ्रू आउट आपको साइड, फ्रंट एंड रियर में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ मामला है इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर डिजाइन इस नई मर्सिडीज बेंज ई क्लास का। अंदर जो है काफी बदलाव हुआ है, टेक्नोलॉजी नई है, नए स्क्रीन दिए गए हैं। तो किस तरह के चेंजेस हैं, क्या चीजें ऐड हुई हैं, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब अंदर बैठ के फ्रंट रो की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये नया सुपर स्क्रीन मर्सिडीज ने जो इस नई क्लास में दिया है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। सेंटर में बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। पैसेंजर के अलग से डिस्प्ले है, एंड फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यहाँ पे आपको इसमें मिल जाता है। एंड स्टीयरिंग पर आए तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम के, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल एंड एडस लेवल 2 के जो फीचर्स दिए गए हैं उनको एक्सेस करने के कुछ यहाँ पे आपको हैप्टिक फीडबैक के साथ यहाँ पे बटन देखने को मिल जाएंगे। एंड पियानो ब्लैक लेदर स्टिच, अगेन नो कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस और लग्जरी। तो यहाँ पे मामला कुछ इस तरह से है। स्पेस की बात करें तो यहाँ पे सेंटर में 2 कप होल्डर्स, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे डायनामिक सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप अलग अलग मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, इंडिविजुअल 4 मोड का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आर्मरेस्ट है, डिसेंट स्पेस, एक USB-C चार्जिंग पॉइंट, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। एंड एडजस्ट करने के लिए आपको मेमोरी सेटिंग्स के ऑप्शन, सीट एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। इनको यूज़ करना थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है, कई बार इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है, तो फीडबैक के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर यहाँ पे मामला हो सकता था। बट ओवरऑल कुछ हिसाब किताब यहाँ पे देखने को मिलता है। नया एडिशन जो है यहाँ पे इसमें दिया गया है एक सेल्फी कैमरा, जिससे आप अपने जूम कॉल या वेबएक्स कॉल भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये एक फीचर दिया गया है। इसको ऑन करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये काम करता है। ऐप्स में जाएंगे, सेटिंग्स में, एंड कैमरा को मैं
क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये मामला आपको देखने को मिलेगा इसके सेल्फी कैमरा का। ओवरऑल डिज़ाइन देखेंगे आप जो एसी वेंट्स का दिया गया है, जो लाइंस जिस तरह से दी गई हैं, काफ़ी देखने में मामला नीट लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है एंड एज वेल लग्जरी की फील भी अंदर बैठने की बात आ रही है। थोड़ा अगर मैं कहूँ कि मे भी कुछ लोगों को लगे शायद थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत मुझे लगता है एस क्लास के नज़दीक जाती हुई ये ए क्लास ज़रूर दिख रही है। अब बात करते हैं पिछली कतार, क्योंकि मामला इन टर्म्स ऑफ व्हील बेस बड़ा है तो स्पेस कैसा है, कंफर्ट कैसा है दूसरी कतार में, वो भी आपको दिखाते हैं। अब सेकंड कतार में बैठने के बाद आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई थी, तो यहाँ पे स्पेस देखेंगे, लेग रूम अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है, थाई सपोर्ट अच्छा खासा है। इन केस आपको दिक्कत हो रही है तो आप थाई सपोर्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ इंचेस तक इसको आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया। इसके साथ साथ जो रियर सीट है वहाँ पे आपको 36 डिग्री का एक्स्ट्रा रिक्लाइन भी मिलता है, तो वो भी आप यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी दूसरी कतार में एसी वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, डेडिकेटेड 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आता है, 2 आगे 2 पीछे लोगों के लिए। एंड यहाँ पे फैन स्पीड, टेम्परेचर के लिए अलग से सेटिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ सामान रखने की जगह यहाँ पे है, डीप इनफ टू कीप योर फोन एंड ओवरऑल मामला लेदर स्टिच, प्रीमियम फील एंड थोड़े बहुत आपको क्रोम के एक्सेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। सीट्स के पीछे एसी वेंट्स के जो बटन्स वगैरह हैं वहाँ पे, एंड इसके अलावा सी प्लेयर अब यहाँ एसी वेंट्स दिए गए हैं। सनरूफ की जो बात कर रहा था, स्प्लिट सनरूफ है, यहाँ 2 भाग में डिवाइडेड है एंड पैनोरामिक दी गई है, तो ये मामला ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड सेंटर आर्मरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आर्मरेस्ट आपको दिया गया है, वाइड इनफ फॉर बोथ पैसेंजर्स, वायरलेस चार्जिंग और 2 फोन रखने का ऑप्शन दिया गया है। एंड यहाँ पे भी कुछ सामान रखने का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके आर्मरेस्ट के अंदर भी। इन केस आप 3 लोगों को बैठाना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस टनल दैट इज देयर, तो 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन 3 लोगों का मुझे लगता है मामला यहाँ पे प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, किस तरह से नई क्लास चलाने में है, किस तरह से ओवरऑल ड्राइव और हैंडलिंग है इसकी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। तो अब बात करते हैं इस नई मर्सिडीज बेंज ई क्लास की परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग को लेकर। पहले नजर डालते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस पर। तो मेरे साथ जो वर्जन था वो पेट्रोल वर्जन था E212। तो परफॉर्मेंस की बात करूं तो इनिशियली परफॉर्मेंस अच्छा है, पावर डिलीवरी अच्छा देखने को मिलता है एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं सिटी के हिसाब से वो कंपोज्ड बैलेंस भी देखने को मिलता है। एंड हाईवे पर अगर आपको तेज तर्रार गाड़ी दौड़ानी है तो उसके हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस, टॉर्क डिलीवरी भी इस इंजन से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो वहां पर परफॉर्मेंस को लेकर दोनों ही माहौल में ई क्लास का ये पेट्रोल इंजन काफी सॉर्टेड मुझे महसूस हुआ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। इसके अलावा बात करूं हैंडलिंग वगैरह किस तरह का है, ओवरऑल जो बैलेंस है किस तरह का है, तो वहां पर जो है हैंडलिंग की बात करूं तो गाड़ी जो है सड़क से सट कर चलती हुई दिखाई देती है। ओवरऑल जो तेज रफ्तार में अगर आप शार्प टर्न्स भी ले रहे हैं तो वहां पर बैलेंस जो है अच्छा खासा है, टायर्स की जो ग्रिप है वो भी अच्छी देखने को मिलती है। सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की बात करूं तो वहां पर सिटी में अगर मैं बात करूं स्लो स्पीड पे तो थोड़ा सा स्टिफनेस महसूस मुझे जरूर हुआ अगर आप धीमी रफ्तार में गाड़ी चला रहा था, बट अदरवाइज अगर ओवरऑल बैलेंस की बात करूं, आप सिटी में अगर आप 60-70 की स्पीड पे हैं तो वहां पर पॉट होल जो है, स्पीड ब्रेकर जो है, एब्जॉर्प्शन पावर अच्छा देखने को मिलता है उन सिचुएशंस में। एंड हाईवे पर भी सस्पेंशन सेटअप का जो बैलेंस है वो ओवरऑल अच्छा मुझे इस नई ई क्लास में देखने को मिला है। इसके अलावा ब्रेकिंग की बात करूं तो वहां पर जो बाइट है, वहां पर जो ग्रिप है, तेज रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में ब्रेकिंग प्रिसाइज है, सटीक है, कोई दिक्कत मुझे इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग भी इस नई मर्सिडीज बेंज की ई क्लास में देखने को नहीं मिली है। अब एक फीचर जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा इस नई क्लास में वो है इसमें डिजिटल वेंट्स वाला जो फीचर दिया गया है। हालांकि ड्राइवर साइड पर अगर आप बैठे हैं गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पर आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर आपको पैसेंजर साइड के वेंट एडजस्ट करने हैं एंड वहां पर कोई नहीं बैठा है तो उसके लिए आपको डिजिटल वेंट का ये फीचर जो है मुझे लगता है कन्वीनियंस के तौर पर वाकई में काम आने वाला है। तो ये फीचर स्पेशली मुझे लगता है ड्राइव के दौरान एक कन्वीनियंस जरूर ऐड करेगा इस नई ई क्लास के अंदर। बट ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो वहां पर जिस तरह का प्राइसिंग इसमें रखा गया है, जो इंजन ऑप्शंस हैं, पेट्रोल का ऑप्शन है, डीजल इंजन का ऑप्शन है और एक और ऑप्शन जो ऐड हुआ है इस नई क्लास में वो है E450 को लेकर, तो वो भी एक एडिशनल इंजन ऑप्शन मर्सिडीज अपनी इस नई 2024 ई क्लास में दे रही है। तो वहां पर इंजन ऑप्शन को लेकर भी मामले में सॉलिड महसूस होता है। एंड ओवरऑल इंजन और गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वहां पर भी प्रिसाइजनेस देखने को मिली है, कोई दिक्कत मुझे इन टर्म्स ऑफ गियर बॉक्स भी इस नई क्लास में देखने को नहीं मिली है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की जो मैं बात कह रहा था तो वहां पर जिस तरह की प्राइसिंग मर्सिडीज ने इस नई ई क्लास में रखी है और जिस तरह के चेंजेस मर्सिडीज ने इस नई ई क्लास में की हैं, तो वहां पर लॉन्गर व्हील बेस है, नए फीचर्स हैं और इंटरनली स्पेशली
कैबिन की बात करूँ तो वहाँ पर काफ़ी चेंज करे गए हैं, नई स्क्रीन देखने को मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच मुझे लगता है पहले के मुकाबले ये नई ई क्लास हो गई है। एंड ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस भी जिस प्राइस पॉइंट पर मर्सिडीज को लेके आई है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। जिस तरह की लग्जरी इसमें दी गई है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी मर्सिडीज इस ई क्लास में ऑफर कर रही है और जिस तरह की ड्राइव हैंडलिंग और परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से मुझे लगता है ये नई मर्सिडीज बेंज ई क्लास एक अच्छा पैकेज आपके लिए ज़रूर बन सकती है। टाइम्स ड्राइव शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार मिलवाएंगे आपको और डिटेल में बात करेंगे हीरो की एक्सपल्स के प्रो अवतार की। शौकीन है मोटरसाइकिल के और मोटरसाइकिल्स में भी आपको एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा भाती है, तो वैसे ही आज मोटरसाइकिल एक हमारे साथ है, वो है इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल। जी हाँ, ये है हीरो की एक्सपल्स 200 4V। आज हम इसी के बारे में सारी बातें करने वाले हैं। इसका प्राइस शुरू हो जाता है 1,47,000 रुपीज़ एक्स शोरूम से, लेकिन ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये 1,47,000 रुपीज़ एक्स शोरूम वाला नहीं है, ये है इसका प्रो वेरिएंट। जी हाँ, फ़ोन्स में तो आपने प्रो वेरिएंट देखे ही होंगे, लेकिन अब मोटरसाइकिल्स में भी प्रो वेरिएंट आने लगे हैं। अब इस प्रो वेरिएंट की अगर प्राइस की बारे में बात करें तो 1,54,000 रुपीज़ आपको एक्स शोरूम इसका प्राइस जो है मिलने वाला है। अब इस वेरिएंट में आपको क्या खास मिलता है और क्या क्या चीज़ें इसे नॉर्मल एक्सपल्स से अलग बनाती हैं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ साथ इस वीडियो का एजेंडा ये होने वाला है कि हम इसकी मेनली राइडिंग के बारे में बात करेंगे कि क्या आप इसे डेली कम्यूटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, क्या आपकी ये प्राइमरी मोटरसाइकिल बन सकती है या नहीं। साथ ही ये भी बात करेंगे कि इस प्रो वेरिएंट को नॉर्मल एक्सपल्स से क्या अलग बनाता है। वेलकम टू टाइम्स ड्राइव गाइस, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं हीरो की 4V के प्रो वेरिएंट के बारे में। साथ साथ आप अगर ऑटो कंटेंट की वीडियो देखने के अलावा ऑटो कंटेंट पढ़ना भी चाहते हैं तो हमारी timesdrive.in वेबसाइट पर भी विजिट करके वो कंटेंट आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि प्रो वेरिएंट नॉर्मल एक्सपल्स से कैसे अलग है। अब सबसे पहले बात करें प्राइसेस के बारे में तो अप्रोक्सीमेटली 7,500 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं एक्स शोरूम में इस मोटरसाइकिल के लिए आपको एक नॉर्मल एक्सपल्स से। अब वहाँ बात करते हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बात करें तो ये आपको 250 mm ट्रेवल के साथ मिलते हैं, जो कि नॉर्मल एक्सपल्स में आपको 190 mm ट्रेवल मिलता था। यहाँ पर आपको पूरे 60 mm ट्रेवल इसके फ्रंट सस्पेंशन का ज़्यादा मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन एडजस्टेबल तो आपको मिलते हैं और साथ ही साथ अब आपको इसके अंदर चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। यहाँ पर अगर स्क्रीन वगैरह के बारे में बात करें बिल्कुल सेम आपको स्क्रीन पहले जैसे ही मिलती है। साथ ये विंड स्क्रीन जो आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल सेम आपको पहले जैसे ही दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आपको हैंडल बार राइजर इसके अंदर जो है मिल जाता है, जो कि नॉर्मल एक्सपल्स के अंदर आपको नहीं मिलता है। रियर सस्पेंशन ट्रैवल के बारे में बात करें तो वो आपको 50 mm जो है ज़्यादा मिलता है। इसके अंदर रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन जो है मिलने वाला है। एक मेजर हाईलाइट के चेंजेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अब आपको जो है इसके अंदर सीट हाइट मिलती है वो मिलती है पूरे 891 mm की। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और मेरे लिए ये पैर जो है कुछ इस तरह से आते हैं। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, थोड़े से आप शॉर्टर हैं, तो उस केस में आपको इसमें डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत जो है आने वाली है, बैठने में, चढ़ने में, इस सब चीज़ों में इसमें जो है आपको दिक्कत इस सीट हाइट के साथ जो है आने वाली है। मतलब 891 mm ये बहुत ही ज़्यादा सीट हाइट है। अब जैसे मैं इसको काफ़ी दिन से चला रहा हूँ तो जैसे मैं अगर दिन में 3-4 बार इस पर ऊपर चढ़ता हूँ उतरता हूँ तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा बार चढ़ता है उतरता हूँ तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ये टायरिंग हो रहा है। मतलब अगर मैं डेली कम्यूटिंग में से यूज़ कर रहा हूँ तो उस केस में अगर ज़्यादा इसे यूज़ करता हूँ तो वो मेरे लिए टायरिंग जो है हो जाता है। बाकी अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है तो उस केस में आपको डेफिनेटली इस सीट हाइट के साथ जो है दिक्कत आने वाली है। मतलब ये भी एक चेंज वैसे इसके अंदर है, टॉलर सीट हाइट इसे जो है कहा गया है। और साथ साथ इसकी फ्रंट सस्पेंशन अब आपको एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। बाकी टायर्स वगैरह के बारे में बात करें वो बिल्कुल सेम मिलते हैं। साथ साथ डिस्क ब्रेक वगैरह भी आपको बिल्कुल सेम आपको पहले जैसे ही इसके अंदर दिखाई देने वाले हैं। साथ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी पूरे 50 mm ज़्यादा हो गई है। 270 mm की इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊँची ये बाइक अब जो है हो जाती है। उसके साथ ही ये लंबा सा इसके अंदर जो है आपको साइड स्टैंड मिलने वाला है। सो गाइस ये सब तो बातें हुई इसके चेंजेस के बारे में कि क्या क्या नॉर्मल एक्सपल्स से इस प्रो वेरिएंट में आपको ज़्यादा मिलने वाला है। अभी चलाने में कैसी है और चलाने में कितनी प्रैक्टिकल है और कैसी फील होने वाली है, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं।
तो गाइस अब बात करते हैं इसकी राइडिंग के बारे में। मैं इसको ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास से चला रहा हूँ। अब अगर मैं उसके हिसाब से अपना एक्सपीरियंस जो है इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। बाकी इसके इंजन के बारे में बात करें तो 200 सीसी के आसपास का इसके अंदर जो है इंजन आपको मिलता है, जो कि साउंड थोड़ा सा रफ करता है, लेकिन आपको चलने में उतना ज़्यादा रफ जो है ये नहीं फील होने वाला है। अब साउंड की बात कर लिए तो एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं, आइए सुनाता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये बाइक जो है साउंड करती है। मतलब साउंड थोड़ा सा वैसे रफ़ आपको शायद फील हो, लेकिन ये चलने में उतनी ज़्यादा रफ़ आपको फील नहीं होने वाली है। इसके अंदर ट्रांसमिशन आपको 5 स्पीड जो है मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें इसके टॉर्क की तो लो एंड टॉर्क आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, लेकिन मिड एंड और हाई एंड में आपको इसके अंदर थोड़ी सी जो है कमी फील होगी। मतलब आपको बाकी इसमें आपको 3 डिजिट नंबर टच करने में ये बाइक थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है लगाती है। 60, 70, 80 तक का नंबर ये इजीली क्रॉस कर लेती है, लेकिन उसके बाद अगर आप ले जाना चाहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत जो है पड़ने वाली है। अब उसके बाद अगर इसकी विंडशील्ड के बारे में बात करें तो विंडशील्ड इसकी जो है 60, 70 तक काफ़ी अच्छे से काम करती है, लेकिन जैसे मेरी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है, तो मेरे लिए उसके बाद इसका एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। वो सीधा का सीधा मेरे हेलमेट पे आता है। मुझे तो मतलब मेरी हाइट है, फिर मेरे से बड़ी हाइट के लोगों को इसमें विंडशील्ड एक्सटेंडर की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपकी हाइट थोड़ी सी अगर छोटी है तो उस केस में आपको ये हेल्प करने वाली है। मतलब आप जब यहाँ पे बैठेंगे तो आपके विंड जो है सर के ऊपर से निकल जाएगी, तो उस केस में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। फिर इसके बाद बात करें इसके राइडिंग पोस्चर के बारे में, तो राइडिंग पोस्चर जैसे आप इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऊंचा फील होता है, लेकिन अगर जैसे कि आप एसयूवी में बैठते हैं, ये आप बाइक की एसयूवी पे बैठ गए हैं ऐसा आपको जो है फील होने वाला है। मतलब काफ़ी ज़्यादा रोड से आपको ऊंची ये मोटरसाइकिल फील कराती है। इसकी सीट हाइट जैसे मैंने बताया आपको 891 mm की है और 270 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाली है। हैंडल बार की पोजीशन देखिए काफ़ी ब्रॉड है, चलाने में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है इसमें आता है। इतनी जल्दी जो है आपको थकान ये मोटरसाइकिल नहीं होने देगी। फिर इसके बाद बात करते हैं इसकी सीट के बारे में, तो सीट आपको काफ़ी लंबी फील होगी, चाहे तो ड्राइवर के लिए बात करें चाहे तो पिलियन के लिए बात करें। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो अगर आप 40 किलोमीटर डेली के हिसाब से अगर इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो उस केस में इसकी कुशनिंग आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा चलाने वाले हैं तो उसके लिए ये कुशनिंग आपको थोड़ा थोड़ा परेशान जो है करने लगेगी। फिर अगर रियर सीट के बारे में बात करें तो रियर सीट में भी सेम आपको कुछ ऐसा ही फील होगा। जब मैंने इस पर 2 से 3 लोगों को बिठाया एक एक करके, सेम रिस्पॉन्स यही था कि इस पर बैठने के बाद काफ़ी ऊंचा फील होता है, लेकिन इसकी सीट कुशनिंग उनको थोड़ी थोड़ी देर में जो है परेशान करने लगी। मतलब कुशनिंग में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट इस मोटरसाइकिल में किया ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद अगर इसके वेट के बारे में बात करें तो 161 kg का इस मोटरसाइकिल का वेट आपको मिलने वाला है, लेकिन जब आप इसे चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट ये मोटरसाइकिल जो है फील होती है। और साथ ही अगर आप इस पर पिलियन को बिठा लेते हैं तो पिलियन को बिठाने के बाद ये मोटरसाइकिल आपको चलाने में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने जो है लगती है। अब इस तरह की मोटरसाइकिल में इनके सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अब मैंने सस्पेंशन के बारे में ऑलरेडी, इसके ट्रैवल के बारे में ऑलरेडी बात कर ली। कोई छोटे गड्ढे आते हैं तो उसमें भी किस तरह का इशू नहीं आता, बड़े गड्ढे आएंगे तो भी किस तरह का इशू नहीं आएगा, लो स्पीड पे है तब भी किसी तरह का इशू इसमें नहीं आता है। और साथ ही अगर हाई स्पीड पे अगर आप किसी गड्ढे को क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें भी किसी तरह के सस्पेंशन ये आपको प्रॉब्लम नहीं करने वाले हैं। बाकी इसके वाइब्रेशंस वगैरह के बारे में बात करें तो वाइब्रेशन इसमें इंजन के ही माइनर सी इसके हैंडल बार में फील होती है। वो भी आप अगर चाहे तो शुरुआती स्पीड पे है तब भी वो सेम फील होगी, और साथ साथ अगर हाई स्पीड पे है तो भी वाइब्रेशंस बिल्कुल सेम आपको जो है इसकी फील होने वाली है। मतलब वाइब्रेशंस आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम इस मोटरसाइकिल में नहीं करने वाली है। बाकी इसकी अगर स्क्रीन के बारे में बात करें तो उसकी विजिबिलिटी चाहे तो डे में देखी चाहे तो नाइट में देखी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। किसी तरह की उसमें विजिबिलिटी में कोई इशू आपको नहीं आने वाला है। इसके अंदर LCD स्क्रीन जो है आपको मिलने वाली है। बाकी इसमें एक मेजर चीज़ के बारे में बात करें वो है इसका डिज़ाइन। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आई कैचिंग है, हेड टर्निंग है। मतलब जब भी आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं या फिर किसी आप गली मोहल्ले में निकलेंगे तो लोग डेफिनेटली मुड़ मुड़ के इसके डिज़ाइन को देखने वाले हैं। थैंक्स टू दिस फ्रंट मडगार्ड जिससे इसका डिज़ाइन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। एक पूरा डर्ट बाइक वाला फील जो है इसके डिज़ाइन में आ जाता है। गाइस फिर इसके बाद बात करें इसके ब्रेक्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक में जो है मिल जाते हैं। फ्रंट टायर में आपको इसके अंदर ABS मिल जाता है और रियर टायर सिर्फ आपको डिस्क ब्रेक के साथ ही मिलने वाला है। अब रियर टायर के अगर मैं बारे में बात करूं तो अगर आप ड्यूल चैनल से लेकर सिंगल चैनल ABS पे शिफ्ट हो रहे हैं तो अगर उस पर शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको थोड़ी सी स्किडिंग ज़्यादा इसके अंदर जो है फील होने वाली है। रियर टायर अगर आप सडन ब्रेक करते हैं, पैनिक ब्रेक करते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए जो है वो स्किड हो जाता है। लेकिन फ्रंट ब्रेक की बात करें वहाँ पे आपको बखूबी ये काम करते हुए जो है नजर आएंगे। बाकी दोनों ब्रेक क्रिस्प है, उसमें किसी तरह का इशू इस बाइक में नहीं आने वाला है। मनोबिलिटी के बारे में बात करें, मनोबिलिटी में मुझे तो कोई इशू नहीं आया है, जैसे कि मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है, लेकिन जब
मेरे एक कलीग को ही मैंने एक बाइक चलाने को दी, उस केस में उनको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस बाइक के साथ नहीं आया, मनोवरिटी में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हो रही थी। अब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसके टायर्स अच्छे हैं, तो उस केस में मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस बाइक को मनूवर करने में जो है आया। अब बात आती है मेन कि ये मोटरसाइकिल प्रैक्टिकल कितनी है। अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं तो इतने सारे पॉइंटर्स जो मैंने आपको बता दिए आप उसके हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। आप मतलब ज़्यादा उतरेंगे चढ़ेंगे तो आपको ये थकाने वाली है। उसके अलावा अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है तो उस केस में आपको दिक्कत होने वाली है, ज़्यादा लंबी है तो आपको एयर ब्लास्ट आपको ज़्यादा लगने वाला है। अगर आप घर पे किसी लेडीज़ को इस पर बिठाना चाहते हैं तो उस केस में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये ज़मीन से काफ़ी ऊँची है तो लेडीज़ को बैठने में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत जो है उसमें हो जाती है। एंड उसके अलावा घर का कुछ सामान लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बाइक बिल्कुल नहीं बनी है। यहाँ पर नकल गार्ड लगे हैं, यहाँ पे कुछ वैसे तो टांगा नहीं चाहिए, बट से अगर आप कुछ टांगेंगे भी तो भी इसमें जो है दिक्कत आने वाली है। मतलब अगर घर के कामों के हिसाब से भी देखा जाए तो ये बाइक आपकी प्राइमरी बाइक मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकती। अगर इसको एक सेकेंडरी बाइक और सेकेंडरी बाइक की तरह यूज़ किया जाए, एडवेंचर्स के लिए यूज़ किया जाए, तो उस केस में ये बाइक एक बहुत ही अच्छा पैकेज है इस प्राइस के अकॉर्डिंग। तो आज के इस टाइम ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। और टीम टाइम्स ड्राइव की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।